हेलो, गुड इवनिंग। आप सबों को गुड इवनिंग। देखिए, तो आज हम अपने इस यूट्यूब के वीडियो में बताने वाले हैं कुछ क्लास 12th के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। तो आप लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चंस और आंसर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th हिंदी का जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर से कुछ प्रश्न हैं, देखिए उसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। जिसका उत्तर हो जाएगा कि अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो कुछ बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक्य शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है इसका, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो इसका आंसर है आपका कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे से दिल खोल के बातें कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वे बातें खुलकर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो है ना, जो बोल है यहाँ पे खोल होना चाहिए कि जे एक दूसरे से दिल खोल करके बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इस आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है इसको देखते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ पे है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे, यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं और जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। यदि आप चाहें तो इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के ही बीच हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करें जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करें। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है और वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करें। ऐसे करने से और उसके बाद है, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है और वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वे अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करें। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और न ही किसी से वैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैसे कि व्याख्या करें। तो व्याख्या करने वाला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है। फर्स्ट प्रश्न है इसका, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो सबसे पहले व्याख्या करने के लिए आपको पता होगा कि पहले हम ये पता करते हैं कि यह पंक्ति किस चैप्टर का है। तो हमें पता होनी चाहिए कि ये बातचीत के चैप्टर से ली गई है और ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो आपको पहला हेडिंग यहाँ बनेगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिससे ऐसी घटना को देखा जा सकता है जिससे घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है
और तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यानी जब तक हम बोलते नहीं हैं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। दूसरा है इसमें व्याख्या करने वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से ली गई है। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर बातचीत पाठ से ली गई है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसका भी हेडिंग वैसे ही बनाएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, आप चाहें तो इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 से ली गई है, जो विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह, यानी उसके बाद कुछ कटा हुआ, तो वह तब तक उसके गुण या दोष प्रकट नहीं होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका ये उसने कहा था चैप्टर से है। उसने कहा था चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए रखा गया है। जो भी ये प्रश्न रखा गया है आपके एग्जाम को देखते हुए ही रखा गया है, जो कि ज़्यादातर आने की संभावना है, वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर संग्रह करके रखा गया है। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। इसका आंसर आपके सामने है कि वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो कुछ पात्र हैं उनकी सूची, जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसे लहनासीन है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, बोधासीन है, और यहाँ पर ये जो है ना, ये अत्तरसीन नहीं है या महासीन है, बजीरासीन है आदि है। यहाँ पर कुछ और था, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला है क्या चीज़, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है और इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न इसमें कि लहनासीन का परिचय अपने शब्दों में दें। तो लहनासीन एक वीर सिपाही है, वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक भी है। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर करके सामने आती है। अब देखिए वह कौन कौन सी विशेषताएं उनकी सामने आती हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि कहानी का नायक। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहनासीन के आसपास घटती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। दूसरा है कि सच्चा प्रेमी। लहनासीन एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उनके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यदि उससे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। तीसरी इनकी विशेषता है बहादुर तथा निडर। लहनासीन बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। चौथा विशेषता है चतुर। लहनासीन बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए उसने लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भंडा फोड़ दिया और उनका सही जवाब दिया। अगला है इनकी 5वीं विशेषता कि सहानुभूति तथा दयालुपन, यानी कि ये लहनासीन के अंदर सहानुभूति तथा दयालुपन भी था, जिसमें कहा जाता है कि लहनासीन के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है। इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधासीन को दे देता है। अगला इसका प्रश्न है, ये एक और है इसकी विशेषता कि वचन पालन इन्होंने कैसे निभाया था। तो वचन पालन में आपको सूबेदारनी ने लहनासीन से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहनासीन ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर दिया और आखिरकार सूबेदारनी के बेटे और उनके पति की जान को बचा लिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो पाठ से लहना और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद हैं जो कि निम्नलिखित है। जैसे बचपन का संवाद यहाँ पे रखा गया है। देखिए, तो यहाँ पर यह संवाद है कि पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद कि तेरे घर कहाँ है, तो मगरे में, और तेरे तो माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, तो अंतर सिंह की बैठक में, और वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार जो होता है अपना काम निपटा करके, और लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है। उस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। फिर कुछ समय बाद लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावनाओं के विरुद्ध बोली और बोली कि हाँ हो गई है। तो फिर लहना सिंह इसमें पूछते हैं कि कब, तो फिर वह जवाब में मिलता है कल। देखते नहीं कि यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू सूबेदार के घर का ये संवाद। मुझे अब सूबेदार के घर का क्या संवाद है कि जब लड़ाई पर जा रहे थे लोग, तो सूबेदार के घर जब लहना सिंह पहुंचते हैं तो उनके बीच, उनकी सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच क्या संवाद होती है, क्योंकि सूबेदारनी तो पहचान जाती है कि यह वही 8 वर्ष का लड़का है। तो देखिए क्या संवाद होता है, मुझे पहचाना, तो लहना सिंह बोलते हैं कि नहीं। तो फिर बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बुट्टों वाले सालू अमृतसर में। सूबेदारनी कह रही है मैं तेरे को आते ही पहचान लिया और तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो देखिए ये संवाद रहा किनका किनका, तो ये लहना सिंह का और सूबेदारनी का। अगला इसका प्रश्न है कि कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया हुई। देखिए इसका जवाब क्या मिलेगा। ये बातें सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ता को पत्थर मारा, और एक सब्जी वाले के ठेले को उलट दिया, फिर दूध उड़ेल दिया, और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा, और ऐसे करते वो बेचारा घर पहुंचा। तो यहाँ तक ही आज आपके इस वीडियो में प्रश्न को छोड़ देते हैं, फिर अगले वीडियो में कुछ प्रश्न के लेकर के आएंगे। तब तक आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अपने चैनल को एन एजुकेशनल रिसर्च को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच बांटिएगा। जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स।